अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मिर्ज़ा उस्मान बेग, एमफिल फिज़िक्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का फिज़िक्स पेपर 1 यानी क्लास 11 का पेपर, जो कि 4 मई 2026 को हुआ। तो इस वीडियो में हम इस सेक्शन बी के अंदर जो सवालात पूछे गए थे न्यूमेरिकल्स, उनका डिटेल सॉल्यूशन और उनको वन बाय वन कंप्लीटली सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस पेपर को गो थ्रू कर लें और इसके अंदर जो एमसीक्यूज हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके बाद आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो CS यानी कंप्यूटर साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उनको ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देख के जाएं और इस पेपर में से तकरीबन 30 to 40% पेपर आ सकता है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होनी चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलते हैं आगे। इस पेपर को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये आपका सेक्शन बी था जिसके अंदर आपसे बहुत सारे सवालात पूछे गए और इस बार उन्होंने पहले आपके पास 14 क्वेश्चंस होते थे और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते थे। इस बार उन्होंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं और बीच में इस तरह से और करके 14 क्वेश्चन को कंप्लीट किया हुआ है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में यानी 1 का पार्ट 2 का पार्ट 1, 2 का पार्ट 2, इसी तरह 2 का पार्ट 3, फिर आपको 2 का पार्ट 4 नजर आ रहा है। फिर आपको ये भी एक तरीके से न्यूमेरिकल हो गया, ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे होंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया गया है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर देखें 8 के अंदर भी आपको चॉइस दी हुई है, जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो भी आपका न्यूमेरिकल है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान पेपर, यानी आप कह सकते हैं जो 3 सालों में बुक चेंज होने के बाद जो पेपर आया है उसमें सबसे ईजी पेपर समझा जा रहा है अब तक। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखें, ये भी न्यूमेरिकल है। इसके अलावा इसमें जो और क्वेश्चन पूछा गया है वो भी एक न्यूमेरिकल है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 भी एक न्यूमेरिकल है। तो ये जो सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए हैं इनको हम जो है वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, इसके अंदर हम कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे क्लास 11 और जो पेपर सॉल्यूशन हो रहा है वो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का पेपर हुआ है 4 मई 2026 को। तो ये वीडियो आप अपने कंप्यूटर साइंस फ्रेंड्स को जो कंप्यूटर साइंस ग्रुप के से बिलोंग करते हैं, क्लास 11 में हैं, उनको ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि वो देखकर अपना एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से या उसमें अच्छे मार्क्स ले सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द टू इक्वल चार्जेस। यानी आपको क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वन ऑफ द टू चार्जेस, यानी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हम देखें, पहले हम रिक्वायर्ड मेंशन कर लेते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मालूम करनी है, वैल्यू ऑफ चार्ज मालूम करनी है। दोनों चार्ज मुझे बताया कि वो दोनों इक्वल है और उनकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लेनी है। ये मुझे सवाल के अंदर बताया पहले स्टेटमेंट में। इफ दे रिपल ईच अदर, यानी सिमिलर चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी सिमिलर है और उनकी पोलैरिटी भी सिमिलर है जब भी वो रिपल कर रहे हैं, विद द फोर्स ऑफ, और फोर्स की वैल्यू हमें बताई है 0.1 न्यूटन, यहाँ पे बता दी 0.1 न्यूटन, व्हेन सिचुएटेड 50 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यानी आपके पास जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी जो आपने k की वैल्यू कंसीडर करनी होती है कूलम्स लॉ के अंदर, वो आपने k की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लेनी है। आपके पास कोई भी डायलैक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया गया बिटवीन द टू चार्जेस। तो दो हम सिमिलर चार्जेस बना लेते हैं, इस तरह से दो आपके सिमिलर चार्जेस हैं और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपको बताया गया है कि वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो नॉर्मली हम डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो हमें 50 सेंटीमीटर बताया है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है पहले, क्योंकि सब SI यूनिट के अंदर मौजूद हैं। तो ये बन जाएगा 0.5 मीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है चार्ज। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, हमें मालूम है यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। और कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, F इज इक्वल्स टू K, Q1 Q2 होता है, यहाँ पर हम Q स्क्वायर डायरेक्ट मेंशन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सिमिलर चार्जेस हैं, और नीचे R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमने Q स्क्वायर का रिलेशन बना लिया, वो क्या बन गया, F इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाय K।
अब बस हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमने f की जगह पे क्या पुट करना है 0.1, r की जगह पे क्या पुट करना है, r की जगह पे हमने पुट कर लिया 0.5, मीटर वाला पुट करना है स्क्वायर, और नीचे पुट कर लिया हमने 9 एक्सपोनेंट 9। अब हम इसकी कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो कैलकुलेशन मैं परफॉर्म कर लेता हूँ कैलकुलेटर की मदद से, आप भी इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथ के साथ। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 स्क्वायर, और आपने क्या करना है नीचे 9 एक्सपोनेंट 9 मेंशन कर लेना है। जब इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 2.8, यानी 2.77 बन रहा होगा, उसको हमने राउंड ऑफ करके मेंशन कर लिया दैट 2.8 एक्सपोनेंट -12। अब आपने ये स्क्वायर रूट भी साथ के साथ ले लेना है ताकि आप इसमें से स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकें। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लिया, और जब आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.67 एक्सपोनेंट -6 कूलम। और ये जो -6 होता है इसे हम पढ़ते हैं माइक्रो, यानी इसका प्रीफिक्स आप कह सकते हो। तो ये बन जाएगा 1.67 माइक्रो कूलम, 1.67 ऑफ माइक्रो कूलम। तो ये आपको सिमिलर चार्ज मालूम करना था, जो कि आपने बता लिया, जो आपने कैलकुलेट कर लिया 1.67 एक्सपोनेंट -6 या फिर 1.67 माइक्रो कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ द चार्ज। तो ये आपका पहला सवाल था और उसका मैंने कंप्लीट आपको डिटेल सॉल्यूशन बता दिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्ट 2, जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया, पीछे आपको पेपर हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग भी नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 बन रहा था। और यही क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, a car having a mass of 800 किलोग्राम, यानी मास आपको कितना बताया 800 किलोग्राम बता दिया, is moving in a curve of radius 0 इस रेडियस ऑफ 500 मीटर। यानी एक कार को आप इमेजिन करें कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, जिसका रेडियस आपको बताया, और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। अब अपने इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 40 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 के साथ और डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ। मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है किलो की वैल्यू 1000 होती है, और उसे क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सेकंड आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 3600 कर देंगे। अब ये 0 से 0 आपने कैंसिल आउट कर लिया, ऊपर आ गया आपके पास 400, नीचे आ गया 36। तो जब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास स्पीड भी किलोमीटर पर आवर से आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ली। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होगी, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। एज वी नो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि आपके पास कार है जो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमेशा कैसी होगी, टेंजेंट टू द सर्कल होगी, टेंजेंट टू द सर्कल होगी। और हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, आपकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, और फोर्स की डायरेक्शन भी सिमिलर होगी सेंटीपिटल फोर्स की। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब आपकी स्पीड चेंज हो रही होती। इस बार आपको बोला जा रहा है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट है, बट आपका क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जिससे हमारे पास रेडियल या फिर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो वो आपने कैलकुलेट करना है। तो आप वो रिक्वायरमेंट में आप मेंशन कर दोगे कि आपके पास कौन सी एक्सेलरेशन है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लेनी है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जिसको हम नॉर्मली AC से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये आपने मालूम करना है। और दूसरा आपने सेंटीपिटल फोर्स भी मालूम करनी है, FC, जो कि आपको इस सवाल के अंदर दोनों चीजें मालूम करनी। तो पहले हम क्या अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला मालूम है v² डिवाइड बाय r। यहाँ पे जो v है वो लीनियर स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और r जो है वो रेडियस, सर्कुलर रेडियस जो आपको बताया गया वो आपने यहाँ पर मेंशन कर लेना है। अब नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर क्या करना है, आगे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे 11.11, उसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे रेडियस पुट करेंगे जो कि मीटर में हमें गिवन है 500। अब आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.247, और ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड, ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड। अब आपके पास ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गई। सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे,
सेंटीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर लेते हैं, यानी Fc इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब हमें मास सवाल के अंदर कितना बताया था, 800 किलोग्राम, उसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन यानी 0.247 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बेटा हमारा आंसर सेंटीपिटल फोर्स का आ जाएगा 197.6 और इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन। तो 197.6 न्यूटन आपके पास ये आ गई सेंटीपिटल फोर्स, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 0.247, ये आपकी आ गई सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, ये आपका पास्कल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसका डेटा बनाते हैं, और इसके अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, अ स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, यानी एक पास्कल लॉ की एप्लीकेशन होती है जिसे हम हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं, उसका हमें एरिया बताया गया है। स्मॉल पिस्टन्स का एरिया लेट से उसे हम A1 कह देते हैं, और वो हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें बता दिया। एंड द अप्लाइड फोर्स इज, और हमारे पास उस पिस्टन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी है 50 न्यूटन, हमें बताइए 50 न्यूटन। व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ द लार्ज पिस्टन, हमें क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ द लार्ज पिस्टन मालूम करना है, लार्ज पिस्टन का एरिया मालूम करना है, लार्ज पिस्टन का एरिया मालूम करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही बताना है। तो आपको जो आपका एरिया ऊपर इनिशियली गिवन है उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही बताना है। और जो वहां पर लार्ज एरिया पे जो फोर्स आपने अप्लाई की हुई है प्रेसिंग फोर्स, वो कितनी है 4800 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ कहता है कि आप किसी पॉइंट के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिटेड होता है इन ऑल डायरेक्शन, यानी हम बोलेंगे कि प्रेशर P1 और प्रेशर P2 बराबर होगा, इक्वल होगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग है कि प्रेशर हर पॉइंट पर इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रेशर का फॉर्मूला, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पर आ जाएगा F2 अपॉन A2। अब हमें सवाल में फाइंड क्या करना है, सवाल में हमें A2 फाइंड करना है। तो A2 के लिए हम रिलेशन बना लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, और ये वाला पैरामीटर को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, F2 को A1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और F1 को हम A2 की रिप्लेसमेंट में डाल देंगे, यानी F1 इधर आ जाएगा। अब बस हमने क्या करना है, वैल्यूज यहाँ पे लिख लेनी है। F2 हमारे पास कितना है 4800, A1 हमारे पास कितना है, A1 हमारे पास 10 है। जैसे हमने डिस्कस किया कि आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में ही अपना आंसर देना है, तो आपको इसको इस यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मीटर स्क्वायर में, एज द रिक्वायर्ड आंसर इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। तो अब आपने F1 की वैल्यू पुट कर लेनी है जो कि 50 है। जब इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना था, जो कि आपने बता दिया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपका फ्लूइड डायनामिक्स से है, और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, लिक्विड फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर, एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो कि आपको बताया गया है कि किसी पाइप से फ्लो कर रहा है, और इसका डायमीटर कितना है 0.50 मीटर, विद द स्पीड ऑफ 4.20 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या मालूम करना है, फ्लो रेट, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसको हम नॉर्मली Q से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम फ्लो रेट किसके बराबर होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी होती है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी निकाल सकते थे, या वॉल्यूम फ्लो रेट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया Q, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अब आपको सवाल के अंदर हम नोटिस करें तो हमें पाइप का जो एरिया है वो मालूम नहीं है, तो एरिया ऑफ अ पाइप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ अ पाइप हमें मालूम है कि जो पाइप का शेप होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल। तो हम यहाँ पर स्फेरिकल लिख लेते हैं, स्फेरिकल या सर्कल भी आप कह सकते हो अगर 2 डायमेंशनल कह रहे हो। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ स्फीयर अप्लाई कर लेंगे, जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम नोटिस करें कि सवाल के अंदर हमें रेडियस भी नहीं बताया, हमें डायमीटर बताया, तो हमें ये रिलेशन भी मालूम होता है कि रेडियस और डायमीटर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर हाफ, यानी d/2। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू रेडियस की यहाँ पे क्या लिख लेंगे d/2 और उसका कर देंगे स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ पाइप हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई d² डिवाइडेड बाय 4। ये जो मैंने वैल्यू
कैलकुलेट की है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। एरिया के यहाँ पर हमने पाए डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई की जगह पर पाई रहने देते हैं, या 3.142 भी पुट कर सकते हो आप। डायमीटर की वैल्यू आपने पुट करनी है 0.50, उसका हमने कर लिया स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और वेलोसिटी की वैल्यू जो आपको बताई है 4.20 वो पुट करना है। आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे आप, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आएगा 0.825, और इसका यूनिट क्या बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, और ये इसको हम कह सकते हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट का यूनिट क्या बन जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर था, और ये आंसर आपने कैलकुलेट करना था। तो 0.825 इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा था प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। आप ये जो स्टेटमेंट नीचे बताई गई हैं, बताइए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इनकी आपने डायमेंशन चेक करनी है, और डायमेंशनली अगर इक्वल आ जाते हैं तो आप बताओगे कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये आपकी जो इक्वेशन है, यानी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसे हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी इक्वेशन, वेव वेलोसिटी इक्वेशन, और आपने इसे ड्राइव करके यानी डायमेंशनली चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है या नहीं है। तो आपकी लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी मेंशन हुई है, वेलोसिटी, और राइट साइड पे क्या मेंशन हुआ है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो वेलोसिटी को अगर हम यूनिट्स फॉर्म में देखें तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख लेते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, और यहाँ पे लिख लेते हैं वेवलेंथ, यहाँ पे लिख लेते हैं वेवलेंथ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं, फिर हम यूनिट से डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड आ गया, 1 अपॉन टाइम पीरियड आ गया, 1 अपॉन टाइम पीरियड आ गया, तो इसको 1 अपॉन टी लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमने लिख लिया वेवलेंथ। अब एक तरीके का तो ये है कि आप इसके यूनिट्स चेक कर लें कि दोनों के यूनिट्स एक जैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो इसके हम यूनिट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा सेकंड, और यहाँ पर आ जाएगा मीटर। देखें दोनों के यूनिट्स तो आपको सिमिलर नजर आ रहे हैं, यानी इनकी दोनों की डायमेंशंस भी इक्वल होंगी। अब डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीटर की डायमेंशन क्या बनेगी एल, और टाइम की बन जाएगी कैपिटल टी। इस साइड पे भी देखें तो हमारे पास नीचे आ रहा है 1 अपॉन टी, और इधर आ गया एल। तो डायमेंशन भी हमें समझ नजर आ रही है, तो इस साइड पे लिख लेंगे एल टी माइनस 1, और हमारी जो राइट साइड है वहां पर भी आ जाएगा एल टी माइनस 1। तो इस तरह आपने चेक कर लिया कि आपकी दोनों डायमेंशंस क्या है, इक्वल है, दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल है। अब हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें बोला गया है कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको भी आप प्रूव करके बताओ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसी तरह जिस तरह हमने अभी v इक्वल्स टू एफ लैम्डा चेक किया, इस तरह आपने इसको भी चेक कर लेना है, इसको भी आपने चेक कर लेना है, और इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करते हैं तो हमने यहाँ पे लिख लिया एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एस क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो यूनिट बनेगा वो मीटर बन जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट सेकंड आ गया, प्लस 1/2, क्योंकि डायमेंशनल नहीं है, यानी ये एक आप कह सकते हो कि आपके पास एक क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट नंबर है, यानी इसकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे, यानी सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया मीटर, मीटर आ गया, ठीक है। यहाँ से हम जो है इसको इरेज कर देते हैं, ये आ गया हमारा मीटर। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर भी मीटर आ गया। यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीटर प्लस 2 मीटर। अभी दोबारा से 2 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसे ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको भी आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो आपके पास यहाँ पर भी मीटर आ रहा है, इधर भी मीटर आ रहा है। तो इस तरह आपने यूनिट वाइज चेक कर लिया, और इस तरह डायमेंशन वाइज भी आप चेक कर सकते हो। अब इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, कैपिटल एल, और राइट साइड पे भी आपका कैपिटल एल आ रहा है। तो दोनों डायमेंशन भी करेक्ट भी हो गए, और यूनिट वाइज भी आपने इसको चेक कर लिया कि दोनों के यूनिट्स भी इक्वल आपको नजर आ रहे हैं, और डायमेंशन भी इक्वल है। अब इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 L1 L1 T0, L1 और T0, L1 और T0। इसी तरह उसको भी ऐसे मेंशन किया जा सकता है, जो आपकी राइट साइड पे मौजूद है m0 L और T0। तो इस तरह भी इसको मेंशन किया जा सकता है। खैर, हमने प्रूव करना था कि इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो हमने इसको इस तरह से प्रूव कर लिया, और हमें नजर आ रहा है कि दोनों डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला जा रहा है 100 ग्राम बुलेट
100 ग्राम बुलेट क्या चीज़ है, मास ऑफ द बुलेट है, और वो हमें कितना बताया है 100 ग्राम। इसको हमने जल्दी से कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम के अंदर, डिवाइड बाय 1000 करके, तो 0.1 किलोग्राम हमें मिल गया। 0.1 किलोग्राम मास ऑफ द बुलेट मिल गया। इस फायर फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन, यानी मास ऑफ गन आपको कितनी गिवन है 10 किलोग्राम। और जो बुलेट हमने फायर की थी उसकी स्पीड हमें कितनी बताइए, बुलेट की स्पीड, बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 1000 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम बुलेट को फायर करेंगे तो जो गन है उसके अंदर रिकॉल पैदा होगा, यानी गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, पीछे की जाने मूव करेगी। अब उसकी स्पीड ऑफ द गन आपने मालूम करनी है, स्पीड ऑफ द गन आपने मालूम करनी है, ये बताना है स्पीड ऑफ द गन। तो यहाँ पर हम क्या, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी आपका कोलिजन हो रहा होगा बिटवीन गन एंड बुलेट, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर लोगे और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन माइनस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो ये सिंपल फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आप कहाँ से ड्राइव कर रहे हो, या आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ड्राइव कर रहे हो। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला मेंशन करते हो तो इसमें कोई इशू नहीं है। खैर आपने क्या मालूम करना है, वेलोसिटी ऑफ द गन मालूम करनी है, बाकी पैरामीटर आप पुट कर लोगे यहाँ पर, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, नीचे आपने मास ऑफ गन पुट कर देना है। तो मास ऑफ बुलेट कितनी है आपके पास 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है 1000, डिवाइड बाय मास ऑफ गन कितना है 100, मास ऑफ गन कितना है 100। तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ द गन आ जाएगी वो कितनी आएगी, यानी ऊपर आ जाएगा आपके पास 100, नीचे आ जाएगा 10। तो आपकी जो रिकॉइल ऑफ द गन होगी वो कितनी होगी -10 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड। ये आपने इसका आंसर कैलकुलेट करना था, जो कि हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, -10 मीटर पर सेकेंड रिकॉल ऑफ द गन होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन अ 6 किलोग्राम मास इज ऑसिलेट विद द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 4 मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको कितनी बताइए 4 मीटर, और मास अटैच टू द स्ट्रिंग, मास अटैच टू द स्ट्रिंग आपको बताया है वो कितना है 6 किलोग्राम, यानी एक पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ आपने एक मास को अटैच किया हुआ है, इस जो मास अटैच किया है इसका मास आपको कितना बताया है 6 किलोग्राम, और ये ऑसिलेट कर रहा है, और इसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर। अब आपको क्या मालूम करना है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का मतलब है आपने मालूम करना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, आपको मालूम है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला T = 2 पाई √L/g। अब अगर आप नोटिस करें इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में कहीं भी मास इंक्लूड नहीं है, तो याद रखिएगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास अटैच टू द स्ट्रिंग, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास अटैच टू द स्ट्रिंग। तो अब हम सिंपल वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। एल की जगह पर हमने पुट कर लिया 4, और नीचे हमने ग्रेविटी की वैल्यू डेटा के अंदर आपने बता देनी है, हमने यहाँ पर मेंशन कर ली लेट से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप 9.8 लेके भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। तो देखिए टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, इन 2 पाई को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा पाई के साथ, यानी 3.142 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.28। और जब मैं इसका √4 डिवाइड बाई 10 करूंगा तो 2 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, उसका मैंने रूट कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा आंसर आ गया 0.632, और इन दोनों नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो 4 सेकंड बन जाएगा, यानी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना आ गया 4 सेकंड आ गया। अच्छा जी बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर है अब 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या बोला जा रहा है, इफ द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 345 मीटर पर सेकेंड, यानी T1 टेम्परेचर के ऊपर, T1 टेम्परेचर जो कि 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमने फटाफट केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो हमें मालूम है कि वो केल्विन होता है, तो आपने इसमें 273 एडअप कर लेना है फटाफट। तो T1 आपके पास कितना आ जाएगा, T1 आपके पास हो जाएगा 300 केल्विन, और उस वक्त जो स्पीड ऑफ साउंड है जिसको हम V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 345 मीटर पर सेकेंड है, 345 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट 332 होती है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी।
और स्पीड ऑफ साउंड जो आपको इंक्रीज करके बताई है 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो कितनी है 345 मीटर पर सेकेंड है। अब आपने बताना है कि आपकी स्पीड ऑफ साउंड एट 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड अपनी कितनी होगी। तो 47 में आपने 273 एडअप कर दिया, तो ये आंसर आ गया 320 केल्विन। 320 केल्विन हो गया, 320 केल्विन हो गया। अब आपको ये रिलेशन मालूम है कि स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इसी रिलेशन को हम इस्तेमाल करते हुए रिलेशन बना लेंगे किसके दरमियान, वेलोसिटी और टेम्परेचर के दरमियान। तो हम ये बोलेंगे कि v2 अपॉन v1 किसके बराबर होगा, अंडर रूट t2 डिवाइड बाय t1। इसी रिलेशन का हमने इस्तेमाल किया कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसी रिलेशन को हमने यहाँ पर मॉडिफाई करके इस तरह से रिलेशन बना लिया। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके ये रिलेशन हम डायरेक्ट भी फॉर्म कर सकते हैं, तो हमने इसको डायरेक्ट फॉर्म कर लिया। तो यहाँ से हमने v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमें सवाल की रिक्वायरमेंट थी, व्हाट इज द स्पीड। तो v2 हमें मालूम करना था, ये हमने कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, t2 डिवाइड बाय t1 मल्टीप्लाई बाय v1 बन जाएगा। अब वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो t2 हमारे पास कितना है, t2 हमारे पास 320 है, t1 हमारे पास कितना है 300 है, उसको हमने v1 से मल्टीप्लाई किया जो कि 345 है। अब अपने इन दोनों को डिवाइड करके इसका रूट कैलकुलेट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई कर लेना है 345 के साथ। तो आपका आंसर आ जाएगा 356.3 मीटर पर सेकेंड, यानी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एज अ टेम्परेचर राइज। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 27 से 47 पर, तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो गई 345 से 356.3 मीटर पर सेकेंड, जो कि इस सवाल का आंसर था। तो ये आपने कैलकुलेट करना था और ये हमने कैलकुलेट कर लिया 356.3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द लाइंस पर सेंटीमीटर ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग व्हिच गिव फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री व्हेन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड। वेवलेंथ आपको कितनी बताई है, वेवलेंथ को हम नॉर्मली लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये हमें कितनी बताई है 6 एक्सपोनेंट -5 सेंटीमीटर। अब इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी लाइंस पर सेंटीमीटर ही कैलकुलेट करना है। तो आपको इसी यूनिट में ही कन्वर्ट करना है, यानी इसी यूनिट में ही आंसर लेकर आना है, तो आपको वेवलेंथ को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें एंगल भी बता दिया जो कि कितना है 30 डिग्री बता दिया। इसके अलावा और हमें क्या बताया, हमारा जो ऑर्डर है वो कितना है, ऑर्डर को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमें फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम बताया और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में बताया। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो यहाँ पर हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो फॉर्मूला होता है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या हम जो हमारे पास डी होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, जो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन या फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, m लैम्डा इज इक्वल्स टू d sin थीटा। अगर हम यहाँ पर एक्स रेज डायफ्रैक्शन होता तो फिर यहाँ पर हम ब्रैग्स लॉ अप्लाई करके 2d sin थीटा अप्लाई कर रहे होते, पर यहाँ पर एक्स रेज की बात नहीं की जा रही, तो आपने सिंपल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला यानी m लैम्डा इज इक्वल्स टू d sin थीटा कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पर जो d है इसे हम बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग स्पेसिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तीनों इसके नाम सही हैं। तो d के लिए फॉर्मूला पहले हम बना लेंगे, फिर हमें नंबर ऑफ लाइंस जो कैलकुलेट करनी है उसका रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो देखिए इसको फर्दर किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा m लैम्डा डिवाइड बाय साइन थीटा। m हमारे पास कितना है, m हमारे पास 1 है, वेवलेंथ हमारे पास कितनी है 6 एक्सपोनेंट -5, और हमारे पास साइन आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आ गया, तो हमने यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और d की वैल्यू जो मेरे पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12 एक्सपोनेंट -7। अब इस d का जो यूनिट बनेगा वो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर पर नंबर ऑफ लाइंस, यानी जो d होता है वो होता है लेंथ अपॉन नंबर ऑफ लाइंस। हमें क्या मालूम करना है, हमें लाइंस अपॉन लेंथ मालूम करनी है, यानी पर सेंटीमीटर कैलकुलेट करना है। तो मुझे बेसिकली इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए, यानी मुझे जो लाइंस है उसको ऊपर लेकर आना है और सेंटीमीटर को नीचे लेकर जाना है, इनको रेसिप्रोकेट करना है, इनको रेसिप्रोकल करना है। तो अगले स्टेप में मैं यही करूंगा, यानी अगर मुझे कैलकुलेट करना है लाइंस पर सेंटीमीटर तो मैं क्या कर दूंगा 1/d कर दूंगा, यानी इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा। इसका रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि मुझे जो कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट करना था लाइंस पर सेंटीमीटर,
लाइंस पर सेंटीमीटर कैलकुलेट करना है, लाइंस पर सेंटीमीटर ये कैलकुलेट करना है, लाइंस पर सेंटीमीटर। और मेरा जो डी का आंसर यानी डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस या ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग स्पेसिंग हम बोलते हैं नॉर्मली, वो हमारे पास कितना आया 12 एक्सपोनेंट माइनस 7। उसका यूनिट बना हमारे पास लेंथ अपॉन नंबर ऑफ लाइंस यानी सेंटीमीटर पर लाइंस। हमें मालूम करना था लाइंस पर सेंटीमीटर, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूंगा, तो 12 एक्सपोनेंट माइनस 7 यहाँ पे मेंशन करूंगा। जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा इसमें, यानी मैंने 1/12 एक्सपोनेंट माइनस 7 किया तो मेरा आंसर आ गया 8.33 एक्सपोनेंट 3 और इसका यूनिट अब क्या बन जाएगा लाइंस पर सेंटीमीटर। लाइंस पर सेंटीमीटर जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा 8.33 एक्सपोनेंट 3 लाइंस पर सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। इस कह सकते हो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये आपका वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग फिक्स एट दी बोथ एंड से फिक्स हुआ हुआ है, तो बेसिकली स्टैंडिंग वेव से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको कितनी बताइए 4 मीटर बता दिए। वाइब्रेट्स बोथ एंड जो है वाइब्रेट कर रहे हैं इन 2 लूप्स, यानी नंबर ऑफ लूप्स आपके पास कितने हैं 2 लूप्स हैं विद द फ्रीक्वेंसी। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, इसे हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। तो सेकंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आपको बताई है वो 20 हर्ट्ज बताइए। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग वेव्स बतानी है, यानी उस जो वेव ट्रैवल कर रही है स्टैंडिंग वेव जिसके एंड पॉइंट्स पर नोट्स फॉर्म हो रहे होंगे उसकी आपने स्पीड बतानी है कि उसकी स्पीड क्या होगी, वो आपने कैलकुलेट करके बतानी है। यानी आपने स्टैंडिंग वेव के अंदर जो स्पीड ऑफ अ वेव होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके 2-3 मेथड है। हम यहाँ पर जो सिंपल रिलेशन इस्तेमाल करते हैं वो रिलेशन हमें क्या मालूम है, वो हमें रिलेशन मालूम है कि F2 बराबर होता है, यानी अगर हम जनरलाइज फॉर्मूला मेंशन कर लें पहले तो हमें थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। जनरलाइज फॉर्मूले में क्या होता है FN इज इक्वल्स टू NF1, ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा इजी मेथड ये है, तो हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा F2 यानी n की जगह आपने 2 पुट कर लेना है 2 इंटू F1। अभी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा वेलोसिटी अपॉन 2L। वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नीचे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगा। तो F2 किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू V अपॉन 2L। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास हमने मालूम क्या करना था इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव मालूम करना है। तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा F2 मल्टीप्लाई बाय L। बाकी पैरामीटर आपको सवाल के अंदर बताए गए हैं। F2 की वैल्यू हमें कितनी बताइए 20 और लेंथ की वैल्यू हमें बताइए 4, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग वेव्स। तो ये थे हमने सारे क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल का जो पेपर हुआ 4 तारीख को 4 तारीख मई 2026 को जो पेपर हुआ उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।